गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो अभी मैंने आपको भेजा है? फिर से एक बार भेजता हूँ। ओके, आईपीएल देख लेना, आपको जल्दी छोड़ देंगे, है ना। ये लिंक शायद काम नहीं कर रहा है। मैंने करंट अफेयर्स के पीडीएफ का लिंक इसमें पिन कर दिया है, देख लीजिए। अगर नहीं भी काम कर रहा है तो अगर लिंक नहीं भी काम कर रहा है इन केस, तो अपन आपको अलग से भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जिसको भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है वीडियो के साथ ही साथ। फिर भी ना मिले तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 9990 784 642। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है, जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था ये, और ये आपका जनवरी 2023 तक अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी, पूरा ही कवर होगा, आधा करा के क्यों छोड़ देंगे हम अपनी तरफ से तो पूरा कवर कराते हैं, जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं। और महीने के 100 क्वेश्चंस अगर हम उठा रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ। इतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, आज पहला दिन है फरवरी का। जनवरी तक हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके थे, आज फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दीजिए। रिसेंटली ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल्स, इन्होंने मिलके कॉमन टैबलो निकाला। टैबलो एक झांकी को कहते हैं, रिपब्लिक डे परेड पे जो झांकियां निकलती है ना, टैबलो उसको कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से उस टैबलो का लीडर कौन था? असिस्टेंट कमांडेंट कोमलप्रीत कौर, या लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी, या लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा, या लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान? ओ, लाइट चला गया। चलो, अभी हमारा तो लाइट आ रहा है। हाँ जी, सी। सी आंसर, ओके। तो ये जो टैब्लू लीड किया था, ये क्या था? असिस्टेंट कमांडेंट कोमलप्रीत कौर ने। ठीक है,
देखो वैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हमारे पास टोटल 7 है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्या है, ये आपकी पैरामिलिट्री है, यानी ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, ये किसके अंडर आती, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, इनको कौन रेगुलेट करता है, होम मिनिस्ट्री। आपका आसाम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। जो रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट सिर्फ इन लोगों का होता है एक साथ। ठीक है, और बाकी आसाम राइफल्स का रिक्रूटमेंट अलग होता है, एनएसजी का अलग। तो जो आर्मी के लोग होते हैं वो यहाँ पर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, इनका एक साथ रिक्रूटमेंट होता है, अलग से ऑफिसर, इनका अलग से एग्जाम करा के अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें एक आसाम राइफल्स ऐसी है जो दो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है और होम मिनिस्ट्री के भी अंडर आती है। ठीक है, तो इनका जो भी मतलब सैलरी वाला पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, वो सब होम मिनिस्ट्री देखती है। लेकिन कहाँ पर इन्हें तैनात करना है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी होगी, कहाँ पर इन्हें लड़ने जाना है, तो ये सारी चीजें इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इकलौती आसाम राइफल्स ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो दोनों ही मिनिस्ट्री के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री में भी आती है और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आती है। फिर बीएसएफ जनरली कहाँ पर लगाई जाती है, बीएसएफ आप देखोगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं वहां पर आप बीएसएफ को देखोगे। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपकी लगाई जाती है इंडिया की जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन पीएसयूज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रोज हैं, तो यहाँ पर सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सबसे वर्सेटाइल है, इसको हम सीआरपीएफ को आप पाकिस्तान में, वो सॉरी जम्मू कश्मीर में अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो आप सीआरपीएफ को वहां पर भी देखोगे, या फिर जहां पर भी इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखोगे, जैसे नक्सलाइट और जो पार्ट है, नक्सलिज्म वाले जो एरिया है उड़ीसा वगैरह साइड में, वहां पर भी सीआरपीएफ अपॉइंट कर दी जाती है। और भी कई बार देश के अंदर अगर मान लो कभी राइट्स वगैरह की सिचुएशन होती है तो भी सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो सीआरपीएफ का रोल वर्सेटाइल होता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर हम लोग आईटीबीपी को अपॉइंट करते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, तो जो नेपाल और भूटान का बॉर्डर है वहां पर एसएसबी आपका वर्क करती है। उसके बाद आती है सर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार जब आपका अमृतसर में हुआ था, तो गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाला जो था एक खालिस्तानी मिलिटेंट था, पूरा खालिस्तान का जो प्रोग्राम चलाता था, तो उसको मारने के लिए इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया। तो इंडियन आर्मी की देखो ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है, उनको बस टारगेट पूरा करना होता है, वो इतना कोलेटरल डैमेज के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना, आसपास की बिल्डिंग को डैमेज पहुंचता है वो उनको उतना मतलब नहीं रहता, उन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को वहां पर भेजा गया था। लेकिन उसके बाद हमें जरूरत लगी कि हाँ, इंडिया में अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हो तो बार बार हमें आर्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें दूसरी फोर्स को अपॉइंट करना चाहिए, ऐसी फोर्स जो इंटरनली कोलेटरल डैमेज को कम करे, या फिर कभी जैसे हाईजैक की सिचुएशन हो जाए, या जैसे अभी ताजमहल में अटैक हुआ था, तो इस तरह की कभी सिचुएशन हो, देश के अंदर कोई अगर मामला हो जाए तो हमें एक अलग से फोर्स चाहिए। तो उसके लिए हमने एनएसजी को क्रिएट किया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, सबके अपने अपने काम होते हैं। ठीक है, अपने अपने सबके काम अपॉइंटेड है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, गिव मी थम्स अप, फिर हम आगे बढ़े। कोचम जी पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ का मैं क्या करूंगा, है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, नहीं है पीडीएफ तो 9990784642, इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं पीडीएफ का लिंक भेज दूंगा, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, 9990784642। बाकी मैंने एक लिंक पिन भी कर रखा है, ये लिंक देखो आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पीडीएफ डाउनलोड करने का ही लिंक है, एक लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, आप लोग देखिए काम कर रहा है लिंक की नहीं कर रखा है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली अल मिनहाद एरिया एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज हैज बीन रीनेम्ड एज हिंद सिटी, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी एक कंट्री है उसमें एक एरिया को हिंद सिटी बोल दिया गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ये हिंद सिटी किस कंट्री की बात कर रहा है, किस कंट्री में ऐसा किया गया है, बताइए सर।
ओके, करेक्ट आंसर इज यूएई। जो हिंद सिटी है वो कहाँ पर है आपका? यूएई। देखो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपका ये वाला कंट्री है, तो ये अरब वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज किसका पार्ट है? अरब वर्ल्ड। तो एक बार देख लेते हैं सिर्फ अरब वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज आपका आती हैं। तो अरब वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो इधर मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं प्लस नदर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ठीक है। नदर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट इनको मिला दो तो ये मिलके पूरा अरब वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो एथनिसिटी है लोगों की, वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एज एन अरब। तो इसमें अगर आप मिडल ईस्ट में देखो तो सबसे बड़ा जो कंट्री है ये क्या है सर? आपका सऊदी अरेबिया। फिर सऊदी अरेबिया से लगे हुए कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे ये यमन है, फिर ओमान है, फिर ये छोटा सा कंट्री यूएई है। यहाँ पर देखो एसी से सऊदी से ही लगा हुआ एक कंट्री है कतर है, और एक आइलैंड कंट्री है बहरेन, और एक ये छोटा सा कंट्री है सर इधर कुवैत, ठीक है। तो कुवैत, बहरेन, कतर, यूएई, ये सब आपस में लगे हुए कंट्रीज है ना। फिर इधर आपका सऊदी अरेबिया और इधर ये सीरिया, इनके बीच में दो कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जॉर्डन और इराक। फिर यहाँ पे पैलेस्टीन, और सीरिया से जस्ट जुड़ा हुआ है आपका लबनान। तो ये सब अरब वर्ल्ड के कंट्रीज है जो मिडल ईस्ट में। फिर अफ्रीका में आ जाओ तो मॉरिटानिया है जो वेस्टर्न सहारा का पार्ट है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लिबिया है, इजिप्ट है, इजिप्ट के नीचे आपका सूडान है, और ये आपका सोमालिया है, जिबूती है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज किसका पार्ट हैं? ये सारे कंट्रीज हैं आपका अरब वर्ल्ड का पार्ट, ठीक है। तो इनको एक बार देखना जरूरी था ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे कि हाँ अरब वर्ल्ड अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ईरान एक्चुअली अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। ईरान में पहले पर्शियन एम्पायर होता था, ठीक है। ईरान को अरब वर्ल्ड का पार्ट जनरली नहीं मानते ना। ये मतलब रिलीजन से लेना देना नहीं है, रिलीजन के अलावा यहाँ एथनिसिटी से भी लेना देना है ना, कि वहां की पॉपुलेशन की एथनिसिटी क्या है। अरब जैसे एक हिंदुस्तानी एथनिसिटी है, उसी तरह से अरब भी एक एथनिसिटी है। तो इतनी एरियाज में आपको अरब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। जो ईरान में पॉपुलेशन है वो अलग है। हाँ ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया भी है, ठीक है, ट्यूनीशिया भी है, ठीक है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। शिया सुन्नी, देखो शिया सुन्नी से अरब का लेना देना नहीं है। ऐसे तो इराक में भी आप कह सकते हो मेजॉरिटी शियाज की है, बट इराक इज एन अरब कंट्री, ठीक है। मेन जो शिया कंट्री है वो है आपका ईरान। मेजर जो शिया पॉपुलेशन है वो आपका ईरान है और इराक है, ठीक है। सीरिया में आपका मेजर पॉपुलेशन सुन्नी है, बट उनका जो रूलर है वो शिया है। कभी आराम से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी, ठीक है। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट टैब्लू इन द रिपब्लिक डे परेड 2023 बाय द पैनल ऑफ जजेस। तो अभी जनवरी में आपने देखा आपका रिपब्लिक डे परेड हुई, तो बेस्ट टैब्लू किसको मिला? इनमें से किसको बेस्ट टैब्लू डिक्लेयर किया गया? महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला, या फिर गुजरात वाला? ऑलराइट सर, जो बेस्ट टैब्लू अवार्ड है वो किसको मिला है? उत्तराखंड को, ठीक है। उत्तराखंड का जो टैब्लू था उन्होंने वहां अपने स्टेट के वाइल्ड लाइफ को दिखाया, स्टेट की रिलीजियस साइट्स को दिखाया,
ठीक है, तो ये सारा उनके टेबलू में कवर अप था। देखो रिलीजियस साइट्स आपका जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस साइट है जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल मस्क डियर था, नेशनल बर्ड पीकॉक था, घोराल था। ठीक है, जगेश्वर धाम को दिखाया। तो ये सारी चीजें रिलीजियस और वाइल्ड लाइफ को कंसीडर करके उत्तराखंड का टैबलू बनाया गया। ठीक है, आसान छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा, which of the following was the top procuring ministry of goods and services from MSME sellers through the government e-marketplace in the calendar year 2022? मतलब देखो जैसे आपका जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया में जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी सरकारी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, एमएसएमई से अपने मटेरियल्स को प्रोक्योर करती हैं। ठीक है, एमएसएमई से भी प्रोक्योर करती हैं, दूसरी कंपनी से भी प्रोक्योर करती हैं, जो भी उन्हें रोजमर्रा की चीजें जैसे टेबल है, चेयर है ना, पेन है, जो भी उनको अपने डेली यूज के पर्पस की जो चीजें चाहिए वो एमएसएमई से भी प्रोक्योर करती हैं, बाहर की और कंपनी से भी प्रोक्योर करती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा गुड्स प्रोक्योर करे हैं फ्रॉम द एमएसएमईज। ये एमएसएमईज क्या है, ये छोटी इंडस्ट्रीज होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो टर्नओवर है 250 करोड़ से कम है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, इन्हें हम कहते हैं एमएसएमईज। तो एमएसएमईज को से सबसे ज्यादा प्रोक्योर करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है? इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही प्रोक्योर करती हैं मिनिस्ट्रीज। हाँ जी सर, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या मंगाएगी? भैया करेक्ट आंसर इज डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने एमएसएमई से मंगाया है सामान तो डिफेंस मिनिस्ट्री है। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक पोर्टल है जिसके तहत अगर मान लो किसी भी मिनिस्ट्री को एमएसएमई से कुछ भी मंगाना होता तो वो मिनिस्ट्री इस पोर्टल पे जाती, अपनी रिक्वायरमेंट दर्ज करती है। तो जो एमएसएमईज होंगी या और भी जो कंपनीज होंगी वो यहाँ पर अप्लाई करी होंगी, वो यहाँ पर अपना एक प्राइस बिडिंग करेंगे कि वो कहेंगे हम इसी चीज को 100 रुपए में देंगे, वो कहेगा हम 150 में देंगे, कोई कहेगा 110 में देंगे। तो हम देखेंगे कि जो जिसका सबसे सस्ता प्राइस हमें मिल रहा होगा वो हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके का जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। ठीक है, हमें अगर कुछ चाहिए तो हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे गए तो अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिखाएंगे, उन्हीं में से एक आप सिलेक्ट कर लोगे और ऑर्डर कर दोगे। सेम इसी तरह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उनके प्राइसेस स्पेसिफाई करेंगी, और जो हमारी सरकारी मिनिस्ट्रीज हैं वो इसी पोर्टल के जरिए डायरेक्ट उस चीज को ऑर्डर कर सकती हैं। अब सिंगल पोर्टल से सारा काम हो रहा है तो इसलिए बहुत एफिशिएंटली और फास्ट तरीके से हम ये काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं सर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एक पोर्टल हम यूज करते हैं टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज required by various central and state government department organizations public sector undertakings. Is that clear or not? समझ पा रहे हैं सर कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मतलब मेरा मेन मुद्दा था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपको समझाना। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है। Then moving to the next question, question number 5. Recently, Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy has announced which of the following cities as the new capital of Andhra Pradesh. Finally, Andhra Pradesh की final capital हो गई है, बताइए सर। Which of the following is the new capital of Andhra Pradesh? बताइए। अमरावती तो पहले भी थी, फाइनल कैपिटल है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, मतलब मुख्यमंत्री वगैरह जो होंगे इनका जो सेक्रेटेरिएट होगा वो कहाँ बनेगा, विशाखापट्टनम। मैप में अगर आप देखो विशाखापट्टनम कहाँ मिलेगा तो सर ये है आपका, है ना, ये वाला जो स्टेट है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका विशाखापट्टनम। बाकी जो इनकी हाई कोर्ट होगी वो बनाएंगे ये आई थिंक, हाँ कुरनूल में बनाएंगे, ये कुरनूल में हाई कोर्ट बनाएंगे। उसके अलावा
जो लेजिस्लेटिव है, मतलब जो भी आपका इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो ये बनाएंगे अमरावती में। ठीक है, अमरावती कहाँ पर है? अमरावती भी देखो यहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इसी के पास हुआ करता था। ठीक है, तो अमरावती में क्या बनाएंगे सर वो आपका, अमरावती में बनेगा आपका उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, बट फिर भी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होता है वो मेन कैपिटल माना जाता है। तो अब कैपिटल आप याद रखो, आंध्र प्रदेश की क्या रहेगी? विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है सर, एक भी सही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, है ना, चलता रहता है, जिंदगी इसी का नाम है, कभी हारना है कभी जीतना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। According to the recently released January 2023 update of the World Economic Outlook of the IMF International Monetary Fund, what will be India's GDP growth rate in 2023? ठीक है, तो IMF क्या है? हमारी ग्रोथ रेट, हाँ, सिर्फ हमारी नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी करता है, दुनिया भर की कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है उसको प्रिडिक्ट करता रहता है। तो अभी IMF के हिसाब से ये सवाल है कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है कितनी प्रिडिक्टेड है, 6.8, 6.1, 5.8 या फिर सब 7.4? तो हमारी कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्टेड है इन 2023? प्रिडिक्टेड तो है सर 6.1%। ठीक है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सके। आईएमएफ देखो दो बॉडीज थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज जीती थी, आपका ब्रिटेन जीता था, फ्रांस जीता था, तो ब्रिटेन जैसी कंट्रीज बिल्कुल कंगाल हो चुकी थी, अब इनके पास पैसा नहीं बचा था, है ना, जीतने को तो ये जीत गए थे लेकिन ये बहुत ज्यादा अपने इकोनॉमिक लॉस में चले गए थे, खर्चा इनका बहुत ज्यादा हो गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1944 में एक कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी, यूएसए। अब यूएसए ने सर अपना प्रोडक्शन मासिव लेवल पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा लिया था, प्लस इन्होंने असेंबली लाइन के थ्रू काम करना शुरू कर दिया था, तो ये मतलब एक मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर चुके थे। अब ये मास लेवल पे प्रोडक्शन तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? उस टाइम एशिया की मार्केट इतना डेवलप हुई नहीं थी कि यूएसए के प्रोडक्ट इंडिया में या एशिया में एंटर कर जाए जो यहाँ के लोग खरीदें, है ना। यहाँ के आदमी के पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खाने का पैसा नहीं था तो कोका कोला कैसे पीता? तो इंडिया की मार्केट या एशिया की मार्केट इनके पास इतनी अवेलेबल थी नहीं, इनके काम की थी नहीं। इनके काम की मार्केट थी यूरोप, और यूरोप तो सर वर्ल्ड वॉर 2 में कंगाल हो चुका था। तो इस वजह से यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने कहा देखो यार अपना माल तो हमें बेचना है, तो कैसे बेचें? तो उसने कहा ठीक है, इनको हम लोन दे देते हैं, लोन देंगे, ये अपनी इकोनॉमी बिल्ड करेंगे तो इनके हालात अच्छे होंगे, तब ये हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो यूएसए ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक शहर है उनका ब्रेटन वुड, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, इसको ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने दो बैंक्स बनाई लोन बांटने के लिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो बैंक्स बनाई यूएसए ने, और कहा कि ठीक है अब आपको जो लोन है वो ये बैंक्स प्रोवाइड करेंगी, ताकि आपको फिर से रीबिल्ड करा जा सके, ताकि दोबारा से आप हम इस लायक हो कि हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद पाओ। ठीक है, तो ये रीजन था 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाने का। ठीक है, इनिशिएटेड इन 1984 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब इसके बाद आज के टाइम में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इनके काम थोड़े से डिवाइडेड हो गए। जैसे अगर कोई कंट्री डूबने की कगार पे है, बिल्कुल अब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उनको लोन कौन प्रोवाइड करेगा? आईएमएफ प्रोवाइड करेगा। अगर कोई कंट्री डूबने की कगार पे, ठीक है, तो उसे कौन बेल आउट करेगा? आईएमएफ बेल आउट करेगा। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। जैसे इंडिया में मान लो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होना है, तो
उसके लिए लोन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। हमारे हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा बनाना तो हम लोन किससे लेंगे? वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक उनको लोन देता है जो कंट्रीज प्रोडक्शन कर रही हो, जो डेवलपिंग कर रही हो, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या जो किस कोई डेवलपमेंट कर रही होती हैं, उन कंट्रीज को लोन देता है वर्ल्ड बैंक। और जो बिल्कुल डूबने की कगार पे होती हैं, उन कंट्रीज को लोन देता है आईएमएफ। तो इस तरह से इन दोनों ने अपना काम आज के टाइम में बांट लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन होता है। इनका हेडक्वार्टर भी ऑब्वियसली बात है यूएसए में मिलेगा। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ एंड आईएमएफ इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। It is was initially formed at the Bretton Woods Conference in 1944. Is that clear or not? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ एक बार लिंक को फिर से मतलब इसको ऑफ करके फिर से ऑन करिए, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी काइंडली थम्स अप। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Recently, which of the following countries has been announced as a host nation for the volleyball men's club world championship for 2 years in 2023 and 2024? वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? इंडिया, ब्राजील, इटली या मालदीव्स? आ गया सर, स्पोर्ट्स का सवाल आ गया। मार्शल जी आ गया स्पोर्ट्स का सवाल। अब तो उम्मीद है सही हो जाएगा। हाँ जी, स्पोर्ट्स का तो सर गलत नहीं होने का है ना, स्पोर्ट तो सही करना ही है। बताइए सर, वॉलीबॉल वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप की जो होस्ट है वो कौन सी कंट्री है? ब्राजील? इंडिया तुक्का? मार्शल जी अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी भी गायब दिख रहा है। ये आसान था सर, इसका आंसर इज इंडिया। इंडिया टू होस्ट वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2023 एंड 2024, ठीक है सर। कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। Recently, the UPSC has recommended the name of whom amongst the following as the new ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट होती है, तो नए इसके लिए किसको रिकमेंड करा यूपीएससी ने? देखो, एक बॉडी है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ। तो इस सीडीएससीओ का जो हेड होता है, उस हेड को कहते हैं सीडीसीजीआई। जैसे किसी के हेड को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, किसी के हेड को प्रेसिडेंट कहते हैं, इसी तरह से सीडीएससीओ जो बॉडी है उसके हेड को कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी ड्रग्स बिकते हैं, मतलब जो भी मेडिसिन बिकती हैं ना, जितने भी केमिकल्स बिकते हैं, उन सबको लाइसेंस कौन देता है, परमिशन कौन देता है बेचने का? डीसीजीआई, ठीक है। कोई भी नई दवा मार्केट में लॉन्च होगी, जैसे कोई भी वैक्सीन जब भी लॉन्च होगी, है ना, तो उसके ट्रायल की, उसका मार्केट में बेचने की, तो ये सारी परमिशन कौन देगा? ये सारी परमिशन सर देगा आपका डीसीजीआई। तो अभी किसका नाम रिकमेंड हुआ है टू बी द न्यू डीसीजीआई ऑफ इंडिया? बताइए सर। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीसीजीआई हेड्स द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ। इट इज अ सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, नेशनल लेवल रेगुलेटरी बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका? न्यू दिल्ली। फॉर अप्रूविंग लाइसेंसेस फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये पूरा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि किस तरह से आप दवा को मैन्युफैक्चर करोगे, सेल करोगे, इंपोर्ट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये सारा जो भी आपका रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिशमेंट है, ये सब कौन करता है सर? डीसीजीआई। और वो हेड होता है सीडीएससीओ का, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। समझ पा रहे हैं सर?
यस और नो? चलो एक आध खाता तो शुरू हुआ। चलो बहुत बढ़िया बात है सर, खाता खुलना शुरू हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ रहे हैं? है ना? मार्शल जी इसको क्लोज करिए, है ना? ये विंडो को क्लोज करिए, मतलब ये फिर से बंद करके दोबारा से लिंक से ओपन करो आप। बंद करके फिर से दोबारा से लिंक ओपन करो। अभी ठीक हो गया? चलो बढ़िया। हाँ ये कभी कभी हो जाता है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से भी देखो सर गलती होती है। हमने इतना बड़ा एआई बना दिया चैट जीपीटी, उस वो बेचारा तक तो यूपीएससी निकाल नहीं पा रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली द कमीशन फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ओबीसीज को सब कैटेगराइज करने के लिए कमीशन बना है, तो उसको 14th एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये कौन हेड कर रहा है इस कमीशन को? देखो एक तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसी की परमिशन से एक और कमीशन बनाया गया फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्या करेगा, ये ओबीसीज में जो कास्ट आती हैं, जो कैटेगरीज आती हैं, उनमें भी फर्दर डिवीजन करेगा कि किस कास्ट को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कोई कास्ट ये देखेगा अगर ज़्यादा डेवलप हो गई है तो उसका रिजर्वेशन कम कर देगा, या कोई ऐसी इनमें कास्ट होगी जिसका डेवलपमेंट अभी बहुत कम हुआ है तो उसको ये रिजर्वेशन बढ़ा देगा। तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन करने का काम ये कौन कर रहा है, सब कैटेगराइजेशन का काम कौन कर रहा है? एनसीबीसी के द्वारा अपॉइंटेड ये कमीशन, ठीक है। चलो सर इसका आंसर बताओ। करेक्ट आंसर इज जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी, ठीक है, इनके अंडर में एक कमीशन बना है, तो इनको 14th एक्सटेंशन मिला है अपने टेन्योर में, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये बनाने की हमें पावर मिलती है आर्टिकल 340 से। आर्टिकल 340 हमें पावर देता है इस तरह का कमीशन बनाने की, ठीक है। इसको काम दिया गया सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स का। मतलब अगर ओबीसी में भी मान लो 4 कास्ट हैं, कास्ट 1, कास्ट 2, कास्ट 3, कास्ट 4, 4 कास्ट हैं। अब एक कास्ट सर ऐसी है जिसको रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिला और ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन कास्ट 4 को अभी तक का रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा नहीं मिला, ये अभी भी बहुत ही कम डेवलप्ड है। तो ये कैटेगराइजेशन क्या करेगा, कास्ट 1 का रिजर्वेशन कम कर देगा, कास्ट 4 का रिजर्वेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन बनाने की ये तरीका है। तो इसको बनाने की जो परमिशन है कहाँ से मिलती है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसी ने 2015 में रिकमेंड किया था कि ओबीसी शुड बी कैटेगराइज इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी के अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोगों ने एक कमीशन सेटअप किया है और उस कमीशन के हेड कौन है? जस्टिस जी रोहिणी, रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी, और इनको हमने 14th एक्सटेंशन दिया है, ठीक है सर। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 102nd अमेंडमेंट से ये बॉडी आपका क्रिएट की गई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे मिल चुका है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है तो काइंडली गिव मी थम्स अप। कोई डाउट तो नहीं सर यहाँ तक? ओके, लास्ट क्वेश्चन है, recently Yayaso has been proposed as the first biodiversity heritage site of which of the following state या यूटीज? देखो जिस तरह से नेशनल पार्क्स हम नोटिफाई करते हैं, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करते हैं, जिस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई करते हैं, इसी तरह से इन्वायरमेंट में एक और चीज होती है जिससे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके लिए एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत सरकार ने बनाया, उसके तहत हम किसी एक स्पेसिफिक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है इसी तरह की एक साइट है यायासो, वो किस स्टेट की साइट है और उस स्टेट में पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो, ठीक है। तो यायासो 100 वर्ड से समझ जाया करो, कहीं ना कहीं लद्दाख लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज लद्दाख, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये कहाँ पर है? लद्दाख।
बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सर होती क्या है? मतलब ये ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑफ स्पीशीज मिलती हैं, बहुत ही हाई डाइवर्सिटी होती है, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की। वाइल्ड स्पीशीज भी हो सकती हैं, डोमेस्टिक स्पीशीज भी हो सकती हैं, रेयर थ्रेटन्ड स्पीशीज भी हो सकती हैं, की स्टोन स्पीशीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा वाइडली वैरायटी अगर किसी एरिया में मिल रही है तो उस एरिया को हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है, और ऐसा करने के लिए उनके पावर कहाँ से आती है उनके पास? इस कानून से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 उनको ये पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सिक्स्थ साइट है, ठीक है। यायासो इज द सिक्स्थ साइट लद्दाख की। इससे पहले 5 जो साइट्स हैं ये आपकी जनरली वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आपको इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। जैसे इसमें से 4 तो कर्नाटका में ही है, वो जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है ना कर्नाटका का, नल्लूर तमारिंद, होगरेकन, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, अंबारागुदा, शिमोगा, तो ये सारी जो 4 एरिया हैं ये तो कर्नाटका के। एक गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में एरिया, ग्लोरी ऑफ अल्लापाली गढ़चिरौली में, तो ये आपका महाराष्ट्र का एरिया। तो ये 5 साइट पहले थी, ये छठी साइट यायासो लद्दाख की है जिसे हमने डिक्लेयर किया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये पांचों एक्चुअली में किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्स स्पीशीज मिलती है, बहुत ज्यादा डाइवर्स स्पीशीज मिलती है। तो इसीलिए अभी तक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हमें कहाँ से मिल रही थी? वेस्टर्न घाट से मिल रही थी। 4 कर्नाटका की, 1 महाराष्ट्र की। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अदर देन वेस्टर्न घाट्स किसी एरिया को हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो सर वो कौन सी जगह है? यायासो, कहाँ की? लद्दाख की। आई होप इट इज क्लियर। जूम, ये जूम नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें फेसबुक में ऑप्शन नहीं होता है जूम करने का, आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी, तो आज यहीं तक डिस्कस करना था। तो इसके आगे की कहानी फिर सर हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर देखिए कुछ लगा हो, हाँ कुछ सीख के जा रहे हैं ना, कुछ सीखने में फ़ायदा लग रहा हो, तो काइंडली प्लीज़ लाइक द लेक्चर एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, संडे एंजॉय करिएगा, शुभ रात्रि।